हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं ताकि आप सबको कानून की जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये वीडियो। सीनियर सिटीजन एक्ट मानी सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति से बेटे और बहू के खिलाफ पारित बेदखली का आदेश बरकरार रखा। माता पिता और सीनियर सिटीजन के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बेटे और बहू के खिलाफ पारित बेदखली के आदेश की पुष्टि करते हुए मानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक 75 वर्षीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसकी स्व अर्जित संपत्ति पर दंपति ने अतिक्रमण कर लिया था। माननीय जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, यदि अपीलकर्ता को उसके बेटे और बहू के खिलाफ बेदखली का लाभ नहीं दिया जाता है तो यह अधिनियम के उद्देश्य की हार होगी, जिन्होंने न केवल उसकी स्वअर्जित संपत्ति पर अतिक्रमण किया बल्कि उसे झूठी आपराधिक शिकायतों की धमकी भी दी, रेस्ट हाउस के संचालन में बाधा उत्पन्न की और इस तरह बुजुर्ग माता पिता को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड के पूर्व कर्मचारी अपीलकर्ता को दिनांक 20/7/1992 को स्थायी पट्टा विलेख द्वारा कंकड़बाग पटना में संपत्ति हस्तांतरित की गई। रिटायर होने के बाद अपीलकर्ता ने संपत्ति पर 20 कमरे बनाए और अपनी आय के पूरक के लिए उन्हें किराए पर दे दिया, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहता था। अपीलकर्ता के तीसरे बेटे यानी कि प्रतिवादी नंबर 8 की शादी वर्ष 2018 में हुई। 2021 में बेटे की पत्नी यानी प्रतिवादी नंबर 9, उसने कथित तौर पर परिवार में कलह पैदा करना शुरू किया। प्रारंभ में प्रतिवादी नंबर 8 ने अपीलकर्ता से विषय संपत्ति के एक कमरे तक पहुंच का अनुरोध किया, यह आश्वासन देते हुए कि वह वैकल्पिक आवास की तलाश करेगा। हालांकि बाद में प्रतिवादी नंबर 9 और दंपति के बच्चे ने भी संपत्ति पर रहना शुरू कर दिया। कथित तौर पर उन्होंने रेस्ट हाउस के 2 अन्य कमरों पर अतिक्रमण कर लिया और अपीलकर्ता को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके चलते अपीलकर्ता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसके जवाब में प्रतिवादी नंबर 8 ने भी अपीलकर्ता और अन्य इनके खिलाफ अपनी पत्नी के साथ उसकी जाति के कारण दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बंटवारे के लिए मुकदमा भी दायर किया। आखिरकार अपीलकर्ता ने माता पिता और सीनियर सिटीजन भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें विषय संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। भरण पोषण न्यायाधिकरण ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और प्रतिवादी नंबर 8 और 9 यानी कि बेटे और बहू को बेदखल करने का आदेश दिया। प्रतिवादी नंबर 8 और 9 ने न्यायाधिकरण के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। इसके अलावा प्रतिवादी नंबर 9 ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज कराया। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें तर्क दिया कि 2007 अधिनियम का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरल, त्वरित और सस्ती व्यवस्था प्रदान करना है। इसके अलावा इसने इस बात पर जोर दिया कि परिसर में कोई अधिकार न रखने वाले व्यक्ति को हटाना बेदखली नहीं है। रिट याचिका खारिज करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सीनियर सिटीजन या माता पिता के भरण पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक और समीचीन है तो न्यायाधिकरण के पास बेदखली का आदेश देने का अधिकार हो सकता है, और बेदखली भरण पोषण और सुरक्षा के अधिकार के प्रवर्तन की एक घटना होगी। अपील में माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि भरण पोषण न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत भरण पोषण के विशिष्ट दावे की अनुपस्थिति में प्रतिवादियों को बेदखल करने का आदेश नहीं दे सकता। इसमें आगे कहा कि उचित उपाय बेदखली नहीं बल्कि प्रतिवादी नंबर 9 पर कब्जे वाले कमरे के लिए उचित किराए का दायित्व लगाना था। उचित किराए का निर्धारण को सक्षम करने के लिए मामले को वापस लेते हुए
माननीय न्यायालय की पीठ ने अपीलकर्ता को सिविल कोर्ट के माध्यम से बेदखली का पीछा करने का विकल्प दिया। तथ्यों पर विचार करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचारों से सहमति व्यक्त की और यह नोट किया गया कि तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष था कि विषय संपत्ति अपीलकर्ता की स्वअर्जित संपत्ति थी, न कि पैतृक संपत्ति। हालांकि प्रतिवादियों को उचित कानूनी उपाय के माध्यम से अपने दावे को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी गई। अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों के मद्देनजर यह भी देखा गया कि प्रतिवादी नंबर 8 और प्रतिवादी नंबर 9 उनका उसके प्रति व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। माननीय न्यायालय ने बिहार सीनियर सिटीजन नियम 2012 के नियम 21 की उपधारा 2 उपधारा आई पर इस पर भी विचार किया, जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सीनियर सिटीजन के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाए और वे सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सके। बेदखली का आदेश देने के लिए माननीय न्यायाधिकरण के अधिकार के सवाल पर माननीय न्यायालय ने एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि न्यायाधिकरण के पास सीनियर सिटीजन के भरण पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेदखली का आदेश देने का अधिकार है। अंततः माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश रद्द कर दिया गया और न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया गया। प्रतिवादी नंबर 8 और प्रतिवादी नंबर 9 यानी बेटा और बहू को विषयगत संपत्ति को खाली करने और अपीलकर्ता को कब्जा सौंपने के लिए 31/5/2025 तक का समय दिया गया। केस टाइटल है राजेश्वर प्रसाद राय वर्सेस बिहार राज्य और अन्य, SLP नंबर है 7675/2024। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फ्रेंड्स आप सबके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।